हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर टोटल 50 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। ये जितने भी टोटल 50 प्रश्न हैं सभी के सभी विज्ञान से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी निम्न स्तर के प्रश्न हैं। फिर आगे चलकर हम लोग टॉप लेवल के प्रश्न भी हल करेंगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको यह देखना है कि 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहले प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। तो इसी नियम को जड़त्व भी कहते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है जड़त्व से संबंधित है। तो विकल्प बी इज अ करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं। देखिए, यह प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु जो है यहाँ पर स्थिर है, ओके। अब देखिए, ये जो वस्तु है ये स्थिर ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ओके। या कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो आपको यही पहचानना है कि जब वस्तु स्थिर है तो ये स्थिर क्यों है। आखिर मान लीजिए कि आपके ही टेबल पे कोई बोतल रखा गया है, तो वो बोतल स्थिर क्यों है वहां पर। तो ऐसा इसलिए होता है जड़त्व के कारण, ठीक है। जड़त्व के कारण कोई वस्तु स्थिर रहती है, या गतिशील है तो गतिशील ही रहती है, ओके। तो ये विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है बल, ठीक है। बल बोला जाता है। तो विकल्प बी जो करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। अब वस्तु का ये द्रव्यमान हो गया, फिर उसके बाद में अगर इस पर बल लगाया जाएगा या कोई कार्य किया जाएगा, तो ये जो वस्तु है ये अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पे जाएगी, ठीक है। तो इसके चाल में परिवर्तन आएगा, मतलब स्थिर है तो ये गतिशील हो जाएगी, तो गतिशील होगी तो इसके त्वरण में बदलाव आएगा, ठीक है। तो जितना द्रव्यमान है और जितना त्वरण मिला उसी के गुणनफल जो होता है बल होता है, ठीक है। तो विकल्प बी इज अ करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस कारण होती है। तो देखिए, अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा कहाँ होती है, जहाँ पर वस्तु गतिशील है वहाँ गतिज ऊर्जा होती है उस वस्तु में जो गतिशील है, तो उसकी गति के कारण, ठीक है। अगर वस्तु कोई गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ओके। तो विकल्प बी इज अ करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है कि ऊंचाई के कारण किसी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए, अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर है, ठीक है, कोई वस्तु ऊंचाई पर, मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ है, इस तरह से ढलान टाइप का पहाड़ है, ओके। और ये पहाड़ मान लेते हैं, मैंने बना दिया रफली, ओके। यहाँ पे आपकी वस्तु है, ठीक है। तो अगर आप इस वस्तु को पकड़ के रखे हो तो ठीक है, यहाँ पे रहेगी स्थिर। अगर जैसे ही छोड़ दोगे ये मतलब कि ये ढुलकना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस वस्तु में ऑलरेडी ऊंचाई के हिसाब से इसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही ढुकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो जितनी ज़्यादा ऊंचाई रहती है ना, उतनी ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा बन जाती है, और वस्तु के द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा पैदा होती है ऊंचाई के कारण। तो विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापता है। अब देखिए, उपकरण विद्युत धारा को कौन मापता है। तो विद्युत धारा मतलब क्या होता है, जो हमारे घर में बिजली आती है उसको, उसकी जो माप है, ठीक है, कितना वोल्ट का है, कौन मापता है। तो एमीटर। विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है, तो एमीटर करता है। विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वोल्टमीटर का उपयोग किस से मापने के लिए किया जाता है। देखिए, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है। तो वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। विकल्प सी जो करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता है वो मापी जाती है डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में मापी जाती है। विकल्प जो है बी जो करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया कि ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, जो ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई होती है ना, ये होती है आपको हर्ज, ठीक है, हर्ज होती है। विकल्प ए जो करेक्ट आंसर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने के। अगर चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब बात करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कैसी होती है।
जो अल्ट्रासाउंड होती है ना, उनकी आवृत्ति जो होती है वो आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, विकल्प सी जो करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। कोई तत्व है, उस तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो उस तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु। ठीक है, परमाणु कहलाएगा। तो विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। परमाणु वह इकाई होती है, वह कण होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दो या अधिक तत्वों के रासायनिक यौगिक से क्या बनता है। तो दो या अधिक तत्वों के रासायनिक यौगिक से आपको पता है ना, यौगिक बनता है। ठीक है, तो विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि वायु किसका उदाहरण है। देखिए वायु जो है ना, इसमें आपको जो है बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे गैस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे, एक या दो नहीं। और ये जो होते हैं ना, ये आपको अनलिमिट मात्रा में होते हैं, कम ज़्यादा इनका कोई लिमिट नहीं होता। तो ये मिश्रण होते हैं। वायु क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि इसमें वायु में क्या होता है, गैसेज होती है। ठीक है, धूलकण होते हैं, तो ये मिश्रण होते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। देखिए यहाँ पे सोना, यहाँ पे बिस्तर पे सोने वाला सोना नहीं, सोना आभूषण की बात हो रही है, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सोना दुनिया के सबसे तन्य धातु है, जो लचीला सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका रासायनिक प्रतीक क्या पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। देखिए चांदी क्या है भाई, तो ये उजला कलर का होता है, जो विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक माना जाता है। तो चांदी का होता है Ag। ठीक है, चांदी का Ag होता है। विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। वहीं बात करते हैं सोना की, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा Au, एल्युमिनियम का होता है Ai और Al, और यहाँ पे बात करते हैं सिलिकॉन, ये होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। देखिए लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है Fe। ठीक है, Fe होता है। अब यहाँ पे आयरन मत कर देना गलती से, Fe होता है। विकल्प सी जो करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए ऑक्सीजन का पूछा है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो संकेत है वो होता है, रासायनिक संकेत कौन सा होता है, वो होता है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या होती है 8। ठीक है, विकल्प सी जो करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या से ही प्रश्न बैक टू बैक आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे 1 नंबर पे है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है हीलियम से सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, तो विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। ओके, फिर पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6 होता है। ठीक है, विकल्प बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको कार्बन को किस नाम से जानते हैं, सी इसका संकेत होता है। फिर पूछा गया है कि किस धातु को सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। देखिए ऐसा ये प्रश्न बोल रहा है कि कोई धातु है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे सोना चांदी। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न है कि वो कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो है आपका पारा। पारा जो होता है ना, सामान्य तापमान पर, जितना आपका कमरे का तापमान है, ठीक है, जिसमें आप रहते हो, उसी तापमान पर जो धातु है पारा, ये द्रव्य अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो विकल्प सी जो करेक्ट आंसर। पूछ रहा है कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक यहाँ पे पूछा है। देखिए इससे यह तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कि कोई जीव है और इसका कोई बच्चा होता है, तो इसका बच्चा का रंग रूप और जिनकी मतलब सब कुछ अपने पिता के अनुसार ही होता है, अपने माता के अनुसार ही होता है। ठीक है, ये किस कारण होता है, वही पूछा है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पिता जैसे बोलते हैं वैसे कभी कभी बच्चा भी बोलता है, पिता की जो हरकतें हैं वो भी बच्चे में हरकतें वो आती है, बस सब कुछ आपको लगभग मिल जाता है। ये होता है ना, अब ये होता है ना, डीएनए होता है, डीएनए के कारण होता है। ठीक है, किस कारण होता है, डीएनए के कारण। लेकिन आपको पता है कि जो पूरा हमारा शरीर है, जो शरीर है हमारा, वो आपको छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, विकल्प के अनुसार कोशिका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोशिका इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और छोटे छोटे जो कोशिका होते हैं ना, ये आपको उत्तक का निर्माण करते हैं, और जो उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हुआ यहाँ पे, कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद में अंग। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं। पूछ रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। देखिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, तो नाभिक को कहते हैं, नाभिक।
चलिए बी इज अ करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पावर हाउस का तात्पर्य है कि कोशिका को किससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ताकि कोशिका जिंदा रह सके। तो ये जो पावर हाउस है ना, जिससे भोजन मिलता है कोशिका को, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि कोई बिजली का पावर हाउस है, नहीं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रोटीन का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। देखिए शरीर में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का होना बहुत आवश्यक है। प्रोटीन से ही ताकत आती है शरीर में, ओके। तो ये किस कोशिकांग में होता है भाई, तो ये होता है राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम। विकल्प ए इज अ करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पौधों की कोशिका में कौन सा भाग पाया जाता है जो सामान्यतः पशु कोशिका में नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पौधे की कोशिका की बात हो रही है और ये पूछ रहा है कि कौन सा भाग पाया जाता है पौधों की कोशिका में जो सामान्यतः पशु कोशिका में नहीं होता। तो ये जो होता है ना कोशिका भित्ति जो है ना, ये पौधे में होता है लेकिन पशु की कोशिका में नहीं होता। विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। पूछ रहा है कि मानव शरीर में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ले जाती है। सिंपल प्रश्न है, आसान प्रश्न है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है ना ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो विकल्प बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न अनुसार, ठीक है, क्योंकि हम लोग गैस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। देखिए ऑक्सीजन का जो परिवहन है ना, ऑक्सीजन का परिवहन का मतलब ये समझिए कि देखिए हम लोग सांस लेते हैं फेफड़े के द्वारा, ठीक है, और फेफड़ा जो है वो पहुंचाता है फिर हृदय के पास। और आपको पता है कि रक्त में जो रक्त होते हैं, रक्त में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। तो जो खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, यही जिम्मेदार होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन जो है ना हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो रक्त में होता है, और रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। तो विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है। देखिए पित्त का निर्माण पूछ रहा है, तो ये जो होता है ना यकृत में होता है। आपको पता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यही है यकृत, और यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। तो विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। देखिए मूत्र का निर्माण जो होता है, यूरिन का निर्माण जो होता है वो किडनी में होता है, जिसको बोलते हैं गुर्दे, ठीक है। तो विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि मानव शरीर में भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है। देखिए मानव शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन से तो अजीब है, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। मानव शरीर में भोजन को चबाने, यहाँ पे लिखा हो चबाने का कार्य कौन करता है, ओके, माफी चाहूंगा, यहाँ पे भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है, दांत करता है ना। तो विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्षय रोग मुख्यतः किससे होता है। तो क्षय रोग जो होता है ना, ये जो टीबी जिसको बोलते हैं, ये जरूर होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, जो टीबी मुख्यतः बैक्टीरिया के कारण होता है। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा जा रहा है कि हैजा मुख्यतः किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है। देखिए हैजा जो है ना, ये हैजा आपको बैक्टीरिया से ही होता है। तो विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है। जो पोलियो है ना, ये आपको वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक दवाएं मुख्यतः किसके विरुद्ध प्रभावी होती है। देखिए एंटीबायोटिक जो दवाई होती है ना, ये होती है आपको बैक्टीरिया के विरोध में होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के विरोध में प्रभावी होती है। विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए टीकाकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, आपको पता है कि बचपन में टीकाकरण किया जाता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करना। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उत्पादक कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं ना, ये हरे पौधे होते हैं। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है। खाद्य श्रृंखला मतलब खाने वाले जो है ना, ये किससे शुरुआत होती है, कौन खाता है पहले, शुरुआत किससे होता है, तो उत्पादक से। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मृत जीवों के अवशेषों को विघटित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि यदि कोई जीव है, ठीक है, और ये मर गया है, तो जो इसका शरीर है, इसके शरीर को कौन खाता है, और जो जीव खाते हैं उनको किन श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए जो जीव मरे हुए जीव के शरीर को खा जाते हैं, विघटित करते हैं,
तो उस जीव को अपघटन बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। ठीक है, तो विकल्प सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, वैसी गैस जो सूर्य से आने वाली रोशनी, सूर्य से जो आने वाली रोशनी है जिसमें पारावैंगनिक किरणें पाई जाती है उससे बचाव करती है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन होती है, जो सूर्य से आने वाली किरणों में पारावैंगनिक किरण होते हैं जो हानिकारक होते हैं उनसे बचाव करता है कौन, ग्रीन हाउस गैस। वो कौन है इसमें से, तो इनमें से हम बात कर देंगे तो जो है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विकल्प बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 40 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है। तो देखिए अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जो गैसें जिम्मेदार है वो है आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, तो विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है। ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की ये जो आपको बाहरी ठोस परत दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं भूपर्कपटी। ठीक है, विकल्प सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। जो पृथ्वी की वायुमंडल है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के अब चारों तरफ ये क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल के अलग अलग परत है। तो सबसे जो निचला परत है, ठीक है, आपको यहाँ पर हम बना देते हैं, सबसे जो निचला परत है ये वाला परत कौन कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्षोभमंडल। विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि बादल, वर्षा और मौसम की अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती है। देखिए ये जो आपको घटनाएं है ना, सबसे जो शुरुआती ही निचला आपका क्षोभमंडल है, इसी में होता है। ठीक है, क्षोभमंडल में जो है बादल, वर्षा और मौसम के अधिकांश घटनाएं होती है। तो विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। देखो ओजोन परत जो है ना, ये आपको पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। विकल्प बी इज करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पारंपरिक रूप से किस पैमाने का नाम प्रसिद्ध है। देखिए भूकंप की जो तीव्रता है, जो भूकंप आता है तो हम जो माप लेते हैं कि भैया भूकंप कितने तीव्रता का आया था, या 7.6 था या 8.9 था। 8.9 तो बहुत हो गया, 5.9, 6.4। तो ये जो मापे जाते हैं ना रिएक्टर स्केल द्वारा, रिएक्टर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि सौर पैनल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए आपको सौर पैनल जो होता है, जिसको सोलर बोला जाता है ना, वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, जो उनमें ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये क्या करता है, यह प्रकाश ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विकल्प बी इज करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि जल विद्युत किस ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। देखिए जल विद्युत जो है, जो पानी से बिजली बनाई जाती है, ठीक है ना, ये किस ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। तो ये जो उत्पन्न करती है गिरते जल की यांत्रिक ऊर्जा, जो जल गिरता है नीचे ना, उसमें यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है, उसी ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत में कन्वर्ट करता है। विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। देखिए एलपीजी क्या होता है, यह जो है ना, ये आपको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, विकल्प बी जो करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि फ्रिज में भोजन को ठंडा रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए फ्रिज में जो भोजन है उसको ठंडा रखते हैं, फ्रिज में रखकर, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करना। जो भी देखिए अगर हम भोजन को लंबे समय तक छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे जो है ना सूक्ष्म जीव अर्थात बैक्टीरिया, फंगस वगैरह पैदा होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको फ्रिज में रखेंगे तो उनकी जो जीवित होने की संभावना है वो बहुत कम होती है या धीरे धीरे होती है। लंबे समय तक आप खाना रख सकते हो, सर्वाइव कर सकते हैं आप। तो यही कारण होता है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करना। विकल्प बी इज करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जब हम आम कोई पतीला हो गया या कोई प्रेशर कुकर नहीं, इसके अलावा और कोई बर्तन में जब खाना पकाते हैं तो वो देरी से पकता है, किसके मुकाबले, तो प्रेशर कुकर के मुकाबले। तो ऐसा पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, खुद से आप दिमाग लगाइए कि क्यों बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी जम जाता है, भाप नहीं बनती, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि सभी 50 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।